हेलो बच्चों। हेलो प्यारे बच्चों, मैं रोहित गुप्ता एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। आपके सामने लेक्चर नंबर 3 लेकर लॉज ऑफ मोशन का। बेटा इस लेक्चर के अंदर हमें बात करनी होगी इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस की, और हमें बात करनी होगी किसकी? सम कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स की। तो बेटा हम इससे पहले जो लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 थे उसमें हमने न्यूटन के 3 लॉज के बारे में पढ़ लिया था, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। इसके अलावा हम मोमेंटम, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, इन सब चीजों के बारे में पढ़ चुके थे। अब असली बात आ चुकी है जिसके अंदर हम यूज करेंगे न्यूटन के सेकंड लॉ को, और इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे, और कुछ फोर्सेस जैसे कि टेंशन के बारे में पढ़ेंगे, हम नॉर्मल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, हम स्प्रिंग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। और इनका इस्तेमाल करते हुए, इन फोर्सेस का इस्तेमाल करते हुए हम बहुत सारे फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाएंगे बेटा। आज कुछ इन फोर्सेस की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे और न्यूटन के लॉज लगाकर देखेंगे कि किस तरीके से दुनिया चलती है बेटा। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 3। तो बेटा सबसे पहले बात करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस की, कि इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस क्या होता है। देखो बेटा, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स का जीरो होना, एफ नेट जीरो होना। एफ नेट क्या होना बेटा? जीरो होना। जब नेट फोर्स जीरो होगा तो हम उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम है। अच्छा, न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से नेट फोर्स क्या होता है बेटा? नेट फोर्स होता है बेटा मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स क्या होता है बेटा? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है। अच्छा जी, अगर नेट फोर्स जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? m इंटू ए जीरो होगा। अब अगर मास जीरो नहीं है, इफ m इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन फॉर श्योर a मस्ट बी जीरो। अगर m जीरो नहीं है तो a क्या होगा बेटा? जीरो होगा ही होगा, a मस्ट बी जीरो। ठीक है। इसका तो क्या हुआ, जब भी हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे नेट फोर्स होगा जीरो। नेट फोर्स का मतलब क्या हुआ बेटा? जितने भी फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर लग रहे होंगे उस सारे ऑब्जेक्ट का जो रिजल्टेंट होगा नेट होगा। रिजल्टेंट कैसे लेना है वेक्टर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, यहां पर भी हम उसको देखते रहेंगे। ठीक है। उन सब का नेट सम कितना होगा बेटा? जीरो होना चाहिए। और तब एक्सेलरेशन क्या होगी बेटा? जीरो होगी। कब? जब मास जीरो हो। लेकिन फिजिक्स में कई बारी आपको मास कुछ ऑब्जेक्ट का निगलेक्ट करने के लिए कह दिया जाता है। आगे चलकर हम पढ़ने वाले हैं पुली, आगे चलकर हम पढ़ने वाले हैं स्प्रिंग्स, आगे चलकर हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग्स। इन सबके मासेस को बेटा निगलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, मासेस को जीरो कहा जाएगा। तो अगर मास जीरो नहीं है, मास कुछ है उसका और फोर्स जीरो है, एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो। इसका मतलब क्या है? मैसिव ऑब्जेक्ट्स में एक्सेलरेशन लाने के लिए फोर्स चाहिए, या मैसिव ऑब्जेक्ट्स में बिना फोर्स के एक्सेलरेशन नहीं आता है। लेकिन अगर आपके पास मासलेस ऑब्जेक्ट हुए तब क्या कह सकते हैं? मास अगर जीरो हुआ और फोर्स भी हमारे पास जीरो है तो क्या हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन मे नॉट बी जीरो? एक्सेलरेशन मे नॉट बी जीरो, आई शुड से मे नॉट बी जीरो, मे नॉट बी जीरो। ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें जब ये फॉर्मूला पुट करना है एफ नेट इज इक्वल्स टू एम इंटू ए, हम एफ को पुट करेंगे जीरो, एम को पुट करेंगे जीरो। ए कुछ भी हो ये रिलेशन सही होगा, ए कुछ भी हो ये रिलेशन सही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि मासलेस ऑब्जेक्ट्स की एक्सेलरेशन के लिए फोर्स की आवश्यकता नहीं होती। मतलब एक धागे के पास एक्सेलरेशन आ सकती है बिना फोर्स के, एक पुली के पास एक्सेलरेशन आ सकती है बेटा बिना फोर्स के, अगर वो मासलेस है तो। एक स्प्रिंग अगर मासलेस है तो उसके पास एक्सेलरेशन आ सकती है बिना नेट फोर्स के भी उसके पास एक्सेलरेशन आ सकती है। आई बात समझ बेटा आपको? अगर मैसिव ऑब्जेक्ट है, अगर आप मास ले रहे हो, मास की बात कर रहे हो, तो उसके पास एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स भी जीरो है, इक्विलिब्रियम कहलाएगा।
देखिए मासलेस ऑब्जेक्ट है तो मासलेस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन कुछ भी हो सकती है, बिना फोर्स के भी कुछ भी एक्सेलरेशन उसकी आ सकती है। ठीक है, तो ये तो बात थी जब एक्सेलरेशन नहीं है, जब इक्विलिब्रियम है, जब नेट फोर्स जीरो है, तब क्या करना है, रिजल्टेंट जीरो निकालना है। ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले से बैलेंस होगा, लेफ्ट वाला फोर्स राइट वाले से बैलेंस होगा। ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले से बैलेंस होगा, लेफ्ट वाला फोर्स राइट वाले से बैलेंस होगा। आई बेटा बात समझ में आपको, ये फोर्सेस आप क्या करेंगे, बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम नहीं है, अगर एक्सेलरेट कर रहा है पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन है, नेट फोर्स जीरो नहीं है, तब फोर्स बैलेंस तो होंगे नहीं। तो आप लिखेंगे न्यूटन का सेकंड लॉ और आप बोलेंगे एफ नेट बराबर m इंटू ए। अभी आप किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हो, क्या मतलब है, आप बोल सकते हो नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, या फिर आप कह सकते हो नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। इस तरीके से आप ये बातें बोल सकते हो बेटा। तो जब नेट फोर्स जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है, फोर्स करने हैं बैलेंस, और जब एक्सेलरेशन है तब F बराबर ma, जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में F बराबर ma करना पड़ेगा। F क्या है, उस डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है। अच्छा, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लोगे उस डायरेक्शन में ही नेट फोर्स आएगा। मतलब एक ऑब्जेक्ट है, मान लिया हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, इस पर दो फोर्स लग रहे, एक राइट में लग रहा F1, एक लेफ्ट में लग रहा F2, और हम कह रहे हैं कि ये राइट में जा रहा a एक्सेलरेशन से, ये राइट में जा रहा a एक्सेलरेशन से। तो अब हम कहेंगे F1 F2 से बड़ा होगा तभी ये राइट में जाएगा। तो हम जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन वाले फोर्स को पॉजिटिव लेकर दूसरे वाले को नेगेटिव लेकर सॉल्व करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। हम बोलेंगे F1 माइनस F2 इज m इंटू ए, F1 माइनस F2 इक्वल्स टू m इंटू ए। और अगर एक्सेलरेशन होगी जीरो, और अगर एक्सेलरेशन होगी जीरो, तो आप क्या कहेंगे बेटा, आप कहेंगे राइट वाला फोर्स बराबर लेफ्ट वाला फोर्स, मतलब F1 बराबर F2 होगा, F1 बराबर F2 होगा। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो ये होगा, एक्सेलरेशन नॉन जीरो है तो ये होगा। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात, इस चीज को रखना है ध्यान। और अब हम कुछ केस लेने वाले हैं, कुछ कॉमन फोर्सेस की बात करने वाले हैं, और उन कॉमन फोर्सेस के ऊपर ये इक्विलिब्रियम या फिर नॉट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम नहीं होता उसको बोलते हैं डायनामिक्स। अब डायनामिक्स की बात करने वाले हैं बेटा, जब फोर्स लग रहे होंगे, ऑब्जेक्ट चल रहे होंगे, एक्सेलरेशन आ रही होगी, डायनामिक्स की हम वहां पर बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ओके। चलिए अब एक एक करके सारे फोर्सेस के बारे में करते हैं स्टडी। ओके, तो सबसे पहले आता है बेटा क्या, टेंशन। बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है भैया, बहुत टेंशन है। आजकल के बच्चों को टेंशन थोड़ी ज्यादा है, स्ट्रेस बहुत लिया हुआ है बच्चों ने। तो खैर, जो टेंशन आपके दिमाग में चल रही है, जो टेंशन आपके दिमाग में चल रही है, उस टेंशन की बात नहीं हो रही। वो तो हम सबको पता है कि बेटा बहुत है, बहुत टेंशन है। हम किस टेंशन की बात कर रहे हैं, हम उस टेंशन की बात कर रहे हैं जो धागे में होती है। जब धागा खिंचता है उसमें जो टेंशन आती है, उस टेंशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो टेंशन इज अ फोर्स। टेंशन क्या है बेटा, टेंशन इज अ फोर्स, tension is a force that acts in a string. Tension is a force that acts in a string. String का मतलब धागा, इसको आप थ्रेड भी बोल सकते हो। ठीक है, ये टेंशन हमेशा नहीं लगती है। जब धागा टाइट होता है या टॉट होता है तब ये टेंशन आती है। अब इस टेंशन की कुछ प्रॉपर्टीज रहेंगी, इस टेंशन की कुछ प्रॉपर्टीज रहेंगी, लेकिन उससे पहले धागे की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, थ्रेड या फिर स्ट्रिंग की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ये धागा या स्ट्रिंग भी बेटा दो टाइप का हो सकता है, दो टाइप का हो सकता है। ठीक है, एक हम कहते हैं बेटा धागा होता है जिसको हम बोलते हैं कि ये है आइडियल स्ट्रिंग, आइडियल स्ट्रिंग। और बेटा दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं रियल स्ट्रिंग। जो रियल ना हो वो क्या होगा, जो रियल ना हो वो क्या होगा बेटा, वो होगा नारियल। क्या होगा, नारियल। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे बेटा आइडियल। ठीक है, तो ये है रियल, ये है आइडियल। अब आइडियल और रियल में क्या डिफरेंस है बेटा, आइडियल स्ट्रिंग जो हम लेने वाले हैं बेटा, ये होता है मासलेस। ठीक है,
और इसकी एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल मतलब बहुत ज्यादा इसकी लेंथ में कोई चेंज आता नहीं है, खींचने पर बहुत ज्यादा कुछ खिंचता नहीं है, अपनी लेंथ क्या रहती है इसकी फिक्स रहती है। स्प्रिंग को खींचो तो क्या होगा बेटा, स्प्रिंग खिंचता चला जाता है, ठीक है। इसको खींचने पे खिंचता नहीं है, इसकी लेंथ क्या रहती है, फिक्स। इसको बोलते हैं इनएक्सटेंसिबल, खिंचता नहीं है, ठीक है। अब रियल स्ट्रिंग की बात करें तो इनके पास मास भी हो सकता है, दे आर मैसिव, लेकिन इनएक्सटेंसिबल ये भी आप ले सकते हो, दे आर इनएक्सटेंसिबल। एक्सटेंसिबल भी ले सकते हो। हम आगे चलकर एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है बेटा सॉलिड स्टेट्स, सॉलिड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की हम बात करेंगे बेटा। और उन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में आपको इलोंगेट करते हुए दिखाएंगे, रॉड्स को भी इलोंगेट करते हुए दिखाएंगे, तो स्ट्रिंग क्या चीज है। लेकिन इस चैप्टर के लिए सेफली यू कैन इग्नोर द एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो इनएक्सटेंसिबल उसको आप मान सकते हो, इनएक्सटेंसिबल। तो रियल स्ट्रिंग्स भी हमारे पास रहेंगे। अब देखो इन स्ट्रिंग्स, अब हम सबसे पहले बात करने वाले बेटा आइडियल स्ट्रिंग्स की, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे चलकर कुछ रियल स्ट्रिंग्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बेटा बात करते हैं आइडियल स्ट्रिंग्स की, ठीक है। तो आइडियल स्ट्रिंग्स की क्या प्रॉपर्टीज हमारे पास है, उनमें आते हैं और देखते हैं किसको, ठीक है। आइडियल स्ट्रिंग्स मतलब मासलेस। देखो हम कहते हैं एफ नेट बराबर एम ए होता है, और अगर एम 0 है तो ए जो मर्जी हो, एफ नेट मस्ट बी 0। दिस इज नॉट ओनली वैलिड, दिस इज नॉट ओनली वैलिड फॉर स्ट्रिंग्स, दिस इज वैलिड फॉर एनी massless object। Any massless object will have a 0 net force on it। Any massless object, मैं लिख देता हूं, any massless object must have 0 net force, ठीक है। 0 net force acting on it, 0 net force acting on it, ठीक है। 0 net force acting on it, ठीक है। अच्छा भाई ये बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं कि जब धागा जो है टाइट होगा तो उसमें टेंशन आएगी। तो टेंशन क्या किसी एक सिंगल पॉइंट पर आएगी या हर एक पॉइंट पर एक खिंचाव होगा? हर एक पॉइंट पर एक खिंचाव होगा बेटा, हर एक पॉइंट पर खिंचाव होगा, और उसी खिंचाव को हम क्या कह रहे हैं, टेंशन कह रहे हैं। तो पहली बात टेंशन क्या है, टेंशन स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पर है, टेंशन स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पर है, लेकिन हम आमतौर पर ड्रॉ करते हैं उसके एंड्स पर, ठीक है, एंड्स पर ड्रॉ करते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है, और हम यहां पर इसको खींच रहे हैं, यहां पर इसको खींच रहे हैं ताकि धागे में क्या है, एक टेंशन पैदा हो जाए। धागे में क्या है, टेंशन पैदा हो जाए, ठीक है। अब इस टेंशन की हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टीज ऑफ टेंशन की बात करते हैं। बेटा सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है टेंशन की, वो होती है दैट टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स। टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स, खींचने वाला फोर्स है, धक्का नहीं देता है, ये खींचता है। इट्स अ पुलिंग फोर्स। मान लो मेरे पास एक धागा है, उसका एक एंड मैंने अपने हाथ पे बांध लिया, दूसरा एंड मैंने आपके हाथ पे बांध दिया। एक एंड मेरे हाथ में, दूसरा एंड आपके हाथ में, यहां से मैं खींच रहा हूं तो आपका हाथ खींचेगा, लेकिन अगर मैंने इस धागे से धक्का मारा तो क्या आपको धागे से धक्का फील होगा? खींचूंगा तो आपको खिंचाव महसूस होगा, आप भी पुल हो जाओगे, लेकिन अगर धक्का मारूंगा धागे से तो क्या आपको धक्का महसूस होगा? नहीं होगा बेटा, धागा ढीला पड़ जाएगा, स्लैक हो जाएगा, लेकिन आपको धक्का नहीं मारेगा, आपको धक्का नहीं मारेगा। तो बेटा स्ट्रिंग, धागा धक्का नहीं मारता है, इट डज नॉट पुश, इट ऑलवेज पुल। ये हमेशा पुल करता है, इट इज अ पुलिंग फोर्स। टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स, टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स, खींचता है, धक्का नहीं मारता है, खींचता है। टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स, ठीक है बेटा। अब आगे बात करते हैं, टेंशन जो है वो पुल करता है, ये बात समझ में आई हमको, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, टेंशन हमेशा स्ट्रिंग के अलोंग लगता है। टेंशन ऑलवेज
एक्ट अलोंग द स्ट्रिंग, अलोंग द स्ट्रिंग। क्या मतलब है? देखो अब मुझे यहां पर टेंशन दिखानी है लगती हुई इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। मैं इसके ऊपर और इसके ऊपर लगने वाली टेंशन दिखाना चाह रहा हूं, ठीक है? तो कैसे दिखाऊंगा? तो मैंने क्या कहा, टेंशन खींचेगा, इसको भी खींचेगा, इसको भी, दोनों को खींचेगा। टेंशन क्या करेगा? आप अपने आप को टेंशन की धागे की जगह पे रख के देखो, धागा ऐसा है, ठीक है ना? धागा ऐसा है, मैं आपको दिख नहीं रहा पूरा, ठीक है? थोड़ा इधर होता हूं, लो इधर हो गया, ठीक है? टेंशन ऐसा है, ठीक है? ऐसा टेंशन आगे वैसे। टेंशन का क्या करने वाला? टेंशन यहां से भी खींचेगा और यहां से भी खींचेगा। अगर आप खुद को धागा मान लो ना, तो धागा ऐसे खींचेगा और यहां से ऐसे खींचेगा। दोनों को खींचने वाला टेंशन क्या करता है? पुल करता है, धक्का नहीं देता, पुल करता है, ऐसे पुल कर रहा होगा, ठीक है? तो ये धागा इन दोनों क्या कर रहा होगा? पुल कर रहा होगा। मतलब यहां पर पुल ऐसे कर रहा होगा और यहां पर पुल ऐसे कर रहा होगा, दोनों जगह पर पुल कर रहा होगा। ठीक, पहली बात समझ में आई आपको कि टेंशन इज गोइंग टू पुल, दोनों एंड पे पुल करेगा। टेंशन हमेशा आपको ऐसे दिखेगी। दूसरी बात, मैंने टेंशन हमेशा स्ट्रिंग के अलोंग होगी, टेढ़ी ऐसे नहीं, तिरछी नहीं होगी, ठीक है? तिरछी नहीं हो सकती टेंशन। टेंशन हमेशा कैसे रहेगी? अलोंग द स्ट्रिंग रहेगी। इसका कारण बेटा रोटेशन में जाकर आता है, तो फिलहाल हमने रोटेशन नहीं पढ़ा, तो आप मेरी बात को बस मान लें कि टेंशन क्या है? इट ऑलवेज एक्ट अलोंग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अलोंग लगने वाली है, वरना वो उसको घुमा देगा इनफाइनाइट एंगुलर एक्सप्रेशन से। लेट्स नॉट गो इन द रोटेशन राइट नाउ एंड सिंपली से दैट टेंशन एक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग। टेंशन हमेशा स्ट्रिंग के अलोंग लगेगा और हमेशा खींचते हुए लगेगा, पुल करते हुए लगेगा। यहां तो बेटा बात समझ में आई? अब देखो, अगर मैंने कहा कि यहां पे टेंशन T1 है, यहां पर टेंशन T2 है, टेंशन क्या है? यहां पे T1, वहां पे T2, तो तीसरा पॉइंट सुन लो बेटा। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? तीसरा पॉइंट हमारे पास है वन स्ट्रिंग वन टेंशन, वन स्ट्रिंग वन टेंशन, वन स्ट्रिंग वन टेंशन। बेटा एक धागे में एक टेंशन लगेगी जब तक बीच से कोई उसको दूसरा पकड़ के खींचना ना शुरू कर दे। कोई और बीच से पकड़ कर खींचना शुरू करे तो अलग अलग हो सकती है, तो वो पॉइंट पे आप मान सकते हो कि एक नॉट आ गई है या कुछ और वहां पे हो रहा है। जब तक सिंगल आपको धागा दिख रहा है ना, कहीं पर बीच में कोई रुकावट नहीं है, एक पूरा धागा दिख रहा है, बीच में कहीं से वो अनटैप्ड है, तब तक एक धागा एक टेंशन, एक धागा एक टेंशन आपको मिलेगी। एक पूरे धागे में बेटा एक टेंशन आपको मिलने वाली है। वन धागा वन टेंशन, वन स्ट्रिंग वन टेंशन, वन स्ट्रिंग वन टेंशन। ध्यान रखना, ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? अगर मैं मान लूं कि T1 T2 अलग अलग हैं, तो अगर T1 T2 अलग अलग होते, ये तो मैंने इसके ऊपर और इसके ऊपर लगने वाला फोर्स दिखाया। अगर आप धागे का एफबीडी बना लो, तो जब ये धागा इसको इस तरफ खींचेगा, तो ये धागे को अपनी तरफ खींच रहा होगा ना, यस और नो? तो ये ऑब्जेक्ट धागे को इस तरफ खींच रहा होगा T1 से, और ये ऑब्जेक्ट इस तरफ खींच रहा होगा T2 से। धागे का मास बेटा कितना है? 0 है। अभी मैंने कहा नेट फोर्स होता है कितना बेटा? 0 होता है मासलेस ऑब्जेक्ट के ऊपर। अभी नेट फोर्स 0 होने के लिए T1 और T2 को बराबर होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा बेटा? बराबर होना पड़ेगा। तो ध्यान रखना बेटा, टेंशन के लिए एक धागा एक टेंशन, एक धागा एक टेंशन, पूरे धागे में बेटा एक टेंशन रहेगी। मैं बात कर रहा हूं आइडियल स्ट्रिंग की, जिसमें मास नहीं होता। जब मास वाले स्ट्रिंग्स आएंगे तो ये चीज वैलिड नहीं होगी बेटा, तब ये चीज वैलिड नहीं होगी। तब एक धागे में अलग अलग टेंशन आ सकती है, उसके वजन के कारण भी टेंशन आ सकती है, ठीक है? लेकिन आइडियल स्ट्रिंग के अंदर जहां पे मास 0 होता है, वहां पे T1 मस्ट बी इक्वल टू T2 होगा ही होगा। ये बात आप समझ के रख लो अच्छे से। अब आइए कुछ करते हैं क्वेश्चंस। तो सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सिखाते हैं। देखते हैं टेंशन के साथ फ्री बॉडी डायग्राम बनते कैसे। मान लिया हमारे पास ये स्ट्रिंग 1 है, ये स्ट्रिंग 2 है, दो स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग 1 है, स्ट्रिंग 2 है, दो स्ट्रिंग्स हमारे पास है बेटा। इसका बनाने की कोशिश करते हैं हम FBD। तो हमने कहा कि देखो, इस M2 के ऊपर लगने वाला एक फोर्स होगा M2G, जो होगा इस M2 का वजन, M2 का वेट कितना होगा बेटा? M2G होगा। यहां पर आई बात समझ में? अच्छा, अब जो ये धागा है ना, ये पुल करेगा। देखो, कभी भी आपको धागे का टेंशन बनाना हो तो आप ऐसे ही बनाओगे, पुल करता हो, ऐसे और ऐसे, ठीक है? ओके, यहां पे बनाना है तो आप ऐसे बनाओगे, ऐसे और ऐसे। और एक इसका वजन बनाना पड़ेगा, इसमें कितना लगेगा? M1G लगेगा, इसमें लगेगा M1G। आई बात समझ में? अब देखो, ये एक ही धागा है, ये पूरा एक धागा है, ये अलग धागा है, ये एक धागा। स्ट्रिंग 2, इसमें टेंशन आप बोल सकते हो ये है T2 D2, इसमें आप बोलोगे T1 T1। एक धागा एक टेंशन, इसमें T2 D2, इसमें T1 T1।
ये है बेटा इसका एफबीडी, ध्यान से देखना इसको, हर एक बात को अच्छे से समझो। यहां पर आओ बेटा, यहां पर क्योंकि M2 रुका हुआ है, M2 क्या है बेटा, रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है, तो बेटा हम क्या कह सकते, हम कह सकते ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। ऊपर कितना T2, नीचे कितना M2G। देखो बेटा बच्चे इस छोटे से डायग्राम में भी करते हैं गलती, बच्चे ये M2G M1 पर भी लगा देते हैं, बच्चे ये M2G M1 पर भी लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं, उनको लगता है कि जो ये M2G है ना इसका वजन M1 पर भी लग रहा होगा। नहीं बेटा, M2G केवल M2 पे लगेगा, M1G केवल M1 पे लगेगा, M1 पे M2G नहीं लगेगा, भले ही टंगा हुआ क्यों नहीं हो। इस पर ये टेंशन लगेगी T2 एडिशनल, ये ध्यान रखना है बेटा आपको, ये ध्यान रखना है, इस पे T2 एडिशनल टेंशन लगेगी। हाँ, T2 की वैल्यू M2G आ रही, T2 की वैल्यू M2G आ रही। बच्चे गलती क्या करते हैं, वो T2 भी दिखाते हैं साथ में M2G भी दिखा देते हैं। आपको M2G नहीं दिखाना है, आपको खाली T2 दिखाना है, उसकी वैल्यू फिर जो मर्जी आए। ठीक है, आइए अब आपके साथ हैं। अब यहां पर आते हैं बेटा, यहां पर क्या बोल सकते हो, M1 के लिए क्या बोल सकते हैं, M1 पे 3 फोर्स दिख रहे, M1 पे 3 फोर्स दिख रहे, ये भी इक्विलिब्रियम में है, तो हम क्या कहेंगे, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। हम क्या कहेंगे, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। ऊपर कितना है बेटा, T1 है, नीचे कितना है बेटा, M1G है और T2 है, M1G है और T2 है, तो T1 बराबर M1G प्लस T2, T2 बराबर M2G, तो T1 कितना आया, T1 आया M1 प्लस M2 इनटू G आया, ये T1 हो गया और ये T2 हो गया, ये T1 हो गया और ये बेटा T2 हो गया। आई बात समझ में आपको? इस तरीके से आप वैल्यू निकाल पा रहे टेंशन की, T1 और T2 की, और FBD बना पा रहे। FBD होता क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है, जिसमें आप ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस को दिखाते हो, ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाले, ऑब्जेक्ट पर लगने वाले, ठीक है ना, फोर्सेस दिखा रहे होते हो। तो ये हम ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फोर्सेस दिखा रहे हैं यहां पर। इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हमने लिया था, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं हम। देखो अगले क्वेश्चन में हम कुछ एंगल लेकर आ रहे और हमने कहा कि देखो एक धागा ऐसे गया, दूसरा धागा ऐसे गया, एक ब्लॉक टंग रहा, मास इसका m है, ये एंगल 37 डिग्री है, ये स्ट्रिंग हमारी 1 है, ये स्ट्रिंग हमारी 2 है, ये स्ट्रिंग हमारी 3 है। फाइंड टेंशन, फाइंड टेंशन in 1, टेंशन in 2 एंड टेंशन in 3। T1 T2 T3 निकाल दो। ठीक है, अब देखो ये क्या है बेटा, ये बीच में एक नॉट आ गई है, बीच में एक गांठ आ गई है, नॉट आ गई है। जब नॉट आ जाती है ना तो ये तीनों धागे अलग अलग माने जाएंगे, ये तीनों धागे बेटा अलग अलग माने जाएंगे, पूरा तीनों धागे एक नहीं माने जाएंगे, तीनों धागे अलग अलग माने जाएंगे। और तीनों में टेंशन क्या होगी बेटा, अलग अलग होगी, तीनों में टेंशन क्या होगी बेटा, अलग अलग होगी। देखो बेटा जब ऐसे होगा तो एफबीडी बनाते हैं सबसे पहले। तो हमने कहा यहां पे लग रहा है mg, यहां पर इस धागे में टेंशन कैसे दिखाओगे, खिंचती हुई, ऐसे ऊपर की तरफ, ऐसे नीचे की तरफ, ऐसे खिंचती हुई। ठीक है, ये भी T1 दिखाओगे, ये भी T1 दिखाओगे। अब आओ इधर, अब इस पर आओ, इस पर ऐसे दिखाओगे, ऐसे और ऐसे, हमेशा ऐसे ही दिखाना है। कहीं पर भी धागा है टेंशन कैसे दिखाओगे, इस पर ऐसे और इस पर ऐसे दिखाओगे, अलोंग द स्ट्रिंग दिखाओगे, हमेशा बराबर दिखाओगे, ऐसे दिखाओगे, कैसे भी आपको दिख रहा हो। अब ये दिख रहा है, देखो इधर ऐसे दिखा दोगे, इधर ऐसे दिखा दोगे, खिंचता हुआ, पुल करता हुआ दिखाना है, पुल करता हुआ दिखाना है, पुल करता हुआ दिखाना है। ठीक है ना, तो टेंशन दिखाने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, ये है T2, ये है T3, ये भी आप T2 बोल सकते हो, ये T3 बोल सकते हो, बट इनका हमें काम नहीं पड़ेगा। ठीक है, खैर एनीवे, सबसे पहले इस ब्लॉक की बात करते हैं। ये रेस्ट पर है, इक्विलिब्रियम में है, हम क्या कहेंगे, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। तो बेटा ऊपर वाला फोर्स कितना है यहां पर, बताओ बेटा ऊपर वाला फोर्स कितना है यहां पर, बताओ फटाफट बताओ। तो ऊपर है बेटा कितना, T1, नीचे कितना है बेटा, mg। पहला काम पूरा हो गया। अब आते हैं यहां पर, इसको देखो बेटा, इसको देखो, यहां लग रहा T2, यहां लग रहा T1, यहां लग रहा T3 और ये एंगल 37। अब क्योंकि ये नॉट भी तो रुकी हुई है, नॉट भी तो रुकी हुई है ना बेटा, तो नॉट के ऊपर हम क्या बोलेंगे, जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, जितना लेफ्ट में उतना राइट में, जितना ऊपर उतना नीचे, जितना लेफ्ट उतना राइट में। ठीक है, तो अब ऊपर नीचे लेफ्ट राइट को करना है बराबर, तो उसके लिए हम तोड़ने पड़ेंगे कंपोनेंट्स। आइए तोड़ते हैं हम क्या, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट में इसको तोड़ते हैं, देखते हैं क्या आएगा।
तो ये होगा बेटा T3 cos 37, T3 cos 37, ठीक है। ऊपर आएगा कितना, T3 sin 37, T3 cos 37 है, T3 sin 37, T3 cos 37 है, T3 sin 37। आई बात समझ में। अब cos 37 कितना होता है बेटा, याद रखना है, cos 37 होता है 4/5। sin 37 कितना होता है बेटा, याद रखना है, ये होता है 3/5। इसको याद नहीं है बेटा, याद कर लो, ठीक है। तो T3 cos 37 मतलब 4/5, T3 sin 37 मतलब 3/5। ओके, देखो बेटा, नीचे वाला फोर्स बराबर ऊपर वाला फोर्स। तो नीचे कितना फोर्स है बेटा, नीचे है T1, ऊपर कितना फोर्स है बेटा, ऊपर है 3/5 T3, ऊपर कितना है T/5 T3, ठीक है बेटा। एक सेकेंड, ओके बेटा, आते हैं वापस। एक फोन आ गया था, फोन को अब हमने एरोप्लेन मोड में डाल दिया है, गला घोट दिया है उसका। ऐसा ही आपको भी करना है, डिस्ट्रैक्शन को करना है बंद। डिस्ट्रैक्शन से बचना है बेटा, फोन का गला घोट देना है, फोन को एरोप्लेन मोड में डाल देना है। गलती से रह भी गया हो तो अभी भी आप डाल दो, नहीं आप तो डाल नहीं सकते, तो आप देख रहे हो, देखने के बाद डालना, ठीक है। खैर आइए, जो देख रहे हो, जो वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखते रहो, ठीक है बेटा। पढ़ाई के काम के अलावा कोई और काम नहीं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। आइए आइए आइए, तो T1 की वैल्यू कितनी है, T1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है बेटा, T1 की वैल्यू आ रही है कितनी, 3/5 T3, ठीक है। अब देखिए T2 की वैल्यू कितनी आ रही है, T2 की वैल्यू आ रही है T3 4/5, T3 4/5। तो T1 की वैल्यू कितनी आ रही है, नीचे वाला फोर्स बराबर ऊपर वाला फोर्स। नीचे कितना T1, ऊपर कितना T3 3/5, लेफ्ट T2 राइट T3 4/5, ठीक है। अब देखो T1 की वैल्यू हम ऑलरेडी mg निकाल चुके हैं, इसको हम यहां पुट करेंगे, T3 की वैल्यू मिलेगी। कैसे मिलेगी, देखो हमने क्या लिखा, mg, T1 की वैल्यू mg, ठीक है, यहां पुट कर रहा 3/5 T3। तो इसका मतलब T3 कितना आ रहा, T3 आ रहा 5/3 mg, 5/3 mg, दैट इज T3। नाउ T3 की वैल्यू यहां पुट करूंगा तो मुझे T2 मिल जाएगा, T3 की वैल्यू यहां पुट करूंगा तो मुझे T2 मिल जाएगा। तो T2 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, T2 की वैल्यू आएगी T3 जो कितना है 5/3 mg है इंटू 4/5, तो ये कटेगा, तो हमारा आंसर आएगा बेटा 4/3 mg। आंसर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तरीका इंपॉर्टेंट है, करते कैसे हैं ये इंपॉर्टेंट है, एफबीडी कैसे बनाते हैं ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम बेटा आपको करते रहना है। क्वेश्चन सामने आएगा, डायग्राम बनाना होगा, क्वेश्चन सामने आएगा, डायग्राम बनाना होगा, ध्यान रखना है इस बात को बेटा, ठीक है बेटा। अब अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं जहां पर इक्विलिब्रियम नहीं होगा, अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं जहां पर इक्विलिब्रियम नहीं होगा और एक्सेलरेशन आ जाएगी, और एक्सेलरेशन आ जाएगी। देखते हैं उसमें क्या करना है। देखो बच्चा, मान लिया 2 ब्लॉक्स हमारे पास है, ठीक है। लेट अस से ये हमारे पास है 3 किलोग्राम का ब्लॉक और ये है 2 किलोग्राम का ब्लॉक। मान लिया मैंने यहां पर एक फोर्स लगा दिया, लेट अस से हमारे पास जो फोर्स है वो है 20 न्यूटन का फोर्स, ठीक। एक फोर्स यहां भी लगा दिया हमने, लेट अस से ये है 5 न्यूटन का फोर्स। जमीन अभी स्मूथ है, जब फ्रिक्शन पढ़ लेंगे ना बेटा उसके बाद जमीन को रफ लेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। चलिए बेटा, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन को कर दो खत्म, टेंशन निकाल के टेंशन को कर दो खत्म। कैसे निकलेगी टेंशन, कितनी आएगी टेंशन, आइए देखते हैं। कुछ बच्चा डायग्राम देखते ही बोलेगा सर टेंशन शुड बी 20, यहां पे 20 से खींचा, यहां पे 20 आने चाहिए। कुछ बच्चा नहीं सर 5 आने चाहिए, यहां पे 5 से खींचना, यहां 5 आने चाहिए। कुछ बोलेगा नहीं सर 20 को 5 से माइनस कर दो, मतलब 5 को 20 में से माइनस कर दो, 15 आनी चाहिए। ऐसे नहीं निकालते टेंशन, इक्विलिब्रियम नहीं है ये, चल रहा होगा, चल रहा होगा। किस डायरेक्शन में जाएगा बताओ मुझे, किस डायरेक्शन में जाएगा ये जाएगा राइट में कि लेफ्ट में? राइट वाला फोर्स बड़ा है तो जाएगा राइट में। कितनी एक्सप्रेशन से? ए एक्सप्रेशन से। आ रही बात समझ में? जब दोनों साथ साथ चल रहे तो दोनों को आप एक भी मान सकते हो, जब दोनों साथ साथ चल रहे तो दोनों को आप एक भी मान सकते हो। अगर दोनों को एक मान लिया जाए, इस पूरे एक ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स कितना, इस तरफ लग रहा 20, इस तरफ लग रहा 5, तो 20 - 5 इज इक्वल टू पूरे का मास कितना है बेटा? 3 + 2 5 इंटू ए। हमने क्या किया? हमने कहा नेट फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास
m टोटल इंटू एक्सेलरेशन। सिंपल सिंपल बात, नेट फोर्स टोटल मास एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा नेट फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास होगा, टोटल मास होगा। तो नेट फोर्स कितना है 20 माइनस 5 15 है, और टोटल मास कितना है बेटा 3 प्लस 2 5 है। तो कितना आया बेटा, ये आया 3, एक्सेलरेशन आया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन ने तो हमें टेंशन निकालने के लिए कहा था, अभी हमने एक्सेलरेशन निकाला है तो टेंशन कैसे निकलेगा। टेंशन निकालने के लिए अब आपको इन दोनों को अलग अलग ट्रीट करना होगा और खाली 3 का या खाली 2 का एफबीडी बनाना पड़ेगा। जब आप खाली 3 का एफबीडी बनाएंगे तो आप कहेंगे धागा इसको खींच रहा इस डायरेक्शन में कुछ टी से, इसे खींच रहा कुछ टी से। अब खाली इसको देखो तो इसको इस तरफ फोर्स फील हो रहा है टी, इस तरफ हो रहा है 5, और ये जा भी इधर रहा है ए एक्सेलरेशन से। कितने एक्सेलरेशन है, ए है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई बात समझ में। खाली इसको देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहां पे फोर्स लग रहा है टी, यहां पे लग रहा है 5, एक्सेलरेशन कितनी आ रही 3 आ रही। तो अब बताओ टी बड़ा होगा कि 5 बड़ा होगा। ऑब्वियसली टी बड़ा होगा क्योंकि इस डायरेक्शन में ये जा रहा है, इस डायरेक्शन में ये जा रहा है, इसलिए टी बड़ा होगा। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे टी माइनस 5 इज इक्वल टू एम इंटू ए, m इंटू ए। टी माइनस 5 इज m इंटू ए, टी माइनस 5 इज m इंटू ए। मतलब नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स कितना, t माइनस 5, मास 3a 3, कितना है बेटा t वैल्यू, ये बेटा 9 प्लस 5 कितना है बेटा 14 न्यूटन आई, 14 न्यूटन। ये आंसर है बेटा। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे सर अगर मैंने इस 2 kg वाले के लिए इक्वेशन लिखी होती तो लिख लो बेटा, आंसर वही आएगा, लिख लो, देख लो कितना आएगा इसका। इधर है 20, इधर है t, 20 बड़ा होगा बिकॉज जा इधर रहा है ये, तो जिधर जा रहा है वो वाला फोर्स बड़ा लेना है, बॉडी लेना है। 20 माइनस टी इज इक्वल टू मास 2, एक्सेलरेशन 3, नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। तो 20 माइनस टी बराबर 6, टी बराबर 14 न्यूटन। तो टी तो 14 ही है, चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, दोनों टेंशन बराबर ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस मर्जी से निकालोगे टेंशन बराबर आएगी, कितनी आएगी 14 न्यूटन आएगी। आई बात समझ बेटा, टेंशन इज इक्वल टू 14 न्यूटन। बढ़ते हैं बेटा आगे। अब एक क्वेश्चन दे रहा आपको होमवर्क के लिए, कमेंट में लिखकर आंसर बताना है, कमेंट में लिखकर आंसर बताना है बेटा। वन kg, 2 kg, 3 kg, यहां लग रहा 2 न्यूटन, यहां लग रहा 20 न्यूटन। ये स्ट्रिंग 1 है, ये स्ट्रिंग 2 है। फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग 1 एंड टेंशन इन स्ट्रिंग 2। फाइंड T1 एंड T2। कमेंट में आंसर लिखकर जवाब देना है आपको। ठीक है बच्चा, नोट कर लिया होगा, पॉज करिए, सॉल्व करिए, कमेंट करिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो बच्चा, अभी तक हमने इक्विलिब्रियम के भी क्वेश्चन देख लिए जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ था। मैं दिखाता हूं आपको फिर से, देखिए बच्चा, ये केस था जहां पर ये दोनों रुके हुए थे, ये इक्विलिब्रियम था। यहां पर ये नॉट भी रुकी हुई है, यहां पर ये ब्लॉक भी रुका हुआ है, ये भी इक्विलिब्रियम था। यहां पर ये चल रहे हैं तो ये एक्सेलरेटेड मोशन हो गया, इसमें इक्विलिब्रियम नहीं है। तो यहां पे हमने एफ नेट बराबर ma किया, यहां पर हमने ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, लेफ्ट वाला फोर्स बराबर राइट वाला फोर्स किया। जब चल रहा था, जब एक्सेलेरेशन था, तो एफ नेट बराबर ma, एफ नेट बराबर ma लिखा है। ठीक है, अभी तक सारी जो बात हमने करी है, ये सारी बात करी है आइडियल स्ट्रिंग के लिए। अब थोड़ी सी बात हम यहां पे करने वाले हैं बेटा मैसिव स्ट्रिंग के लिए। जब हमारे पास मास वाली स्ट्रिंग होगी तब क्या होगा। ठीक है, मास वाली स्ट्रिंग के लिए क्या होगा वो देख लेते हैं एक बार फटाफट। आइए, अगर ये हमारे पास स्ट्रिंग है जिसका मास m है और लेंथ l है, मास m है और लेंथ l है, ठीक है, और इसको हमने टांग दिया है, यहां से हमने इसको टांग दिया है, जैसे इस तरीके से टांग दिया है इसको हमने। तो पहला क्वेश्चन, क्या इसमें थ्रू आउट टेंशन सेम होगी? क्या इसमें हर एक पॉइंट पर टेंशन सेम होगी? आंसर इज नो। इसमें अलग अलग पॉइंट पे बेटा टेंशन अलग अलग होगी। किस पॉइंट पे टेंशन ज्यादा होगी बेटा? नीचे टेंशन ज्यादा होगी कि ऊपर टेंशन ज्यादा होगी? कमेंट करके बताइए। नीचे टेंशन ज्यादा होगी बेटा, ऊपर टेंशन ज्यादा होगी? तो देखो, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, मान लिया आप एक पार्क में गए, पार्क में झूले लगे होते हैं, एक वो झूला होता है लटक जाते हैं, बच्चा ऐसे चल के लटक जाते हैं। ठीक है, तो वैसे एक हॉरिजॉन्टल बार था, बच्चा गया लटक गया उसके ऊपर, बच्चा गया और लटक गया उसके ऊपर ऐसे। ठीक है, अब हवा में लटक रहा है, पकड़ा हुआ उसने बार को और हवा में झूल रहा है, लटक रहा है। तो
बताओ उसको दर्द कहां होने वाला है? उसको हाथों में दर्द होने वाला है कि उसको पैरों में दर्द होने वाला है? लटका हुआ है, उसके हाथ दुखेंगे कि उसके पैर दुखेंगे बेटा? उसके हाथों में टेंशन ज्यादा हुई। जितनी देर वो लटका रहेगा उसके हाथों में टेंशन बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। हाथों में दर्द होना शुरू होगा, फिर कंधों में दर्द होना शुरू होगा, फिर कमर में भी उसको एक स्ट्रेच फील होगा, टेंशन फील होगी, घुटनों में नाम मात्र, और जो उसके टोज हैं वो तो एकदम फ्री होंगे, हवा का मजा ले रहे होंगे। टेंशन उन टोज के अंदर होगी बेटा 0, और टेंशन सबसे ज्यादा होगी हाथों में। तो बेटा हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन मैक्सिमम होगी और लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन 0 होगी। समझने की कोशिश करते हैं कि टेंशन आ क्यों रही है। आप लटके हुए हैं, मुझे बताइए आपकी कमर में खिंचाव क्यों महसूस हो रहा है? या फिर अगर मैं आपसे ये कहूं आप लटके हुए हैं, आपकी टांगे आपके शरीर को छोड़कर चली क्यों नहीं गई? आपकी टांगों को उठाया किसने हुआ है? आपकी टांगे हवा में झूल रही हैं, आपकी टांगों को उठाया किसने हुआ है बेटा? तो कमर से आपकी टांगे बंधी हुई हैं, ग्रेविटी आपकी टांगों को नीचे खींच रही है, लेकिन कमर कह रही है मैं जाने नहीं दूंगी, और कमर उसको ऊपर की तरफ खींच रही है, पुल कर रही है आपकी टांगों को ऊपर की तरफ। वो टेंशन है। आपकी टांगों को गिरने नहीं दे रही, वो टेंशन है। तो अगर आप बात करते हो इस पॉइंट पे टेंशन क्यों आ रही? क्योंकि इस पॉइंट से जो नीचे वाली रॉड है ना, इसको गिरने नहीं दे रहा है, इससे ऊपर वाला पोर्शन इसको गिरने नहीं दे रहा है, उठाने की कोशिश कर रहा है। यहां पर एक टेंशन इसको खींच रही होगी। तो मान लेते हैं यहां पर x डिस्टेंस पे हमने x डिस्टेंस पे टेंशन निकालनी है, कितनी है? तो हम कहेंगे इस नीचे वाले पोर्शन का क्यों ना हम बना ले FBD, इस नीचे वाले पोर्शन का क्यों ना हम बना ले FBD। तो सबसे पहले इस x लेंथ का मास कितना होगा? तो हमने कहा L लेंथ का मास होगा m, यूनिट का मास होगा m/l, x का मास होगा m/l इंटू x। तो जो इसका वजन है बेटा, वो उसका वजन आएगा कितना? m/l x इंटू जी। ये इसका वेट आएगा, और ऊपर लगेगा एक टेंशन T, ऊपर इसको खींचने के लिए लगेगा एक टेंशन T, नीचे आएगा m/l x इंटू जी, ऊपर लगेगा टेंशन T। तो हम कह सकते हैं T बराबर m/l x इंटू जी। ठीक है ना बेटा? तो जहां पे जो टेंशन आ रही है वो इसको नीचे गिरने से रोक रही है। केवल इसका वजन निकालेंगे टेंशन आपको मिल जाएगी, केवल इसका वजन निकालेंगे टेंशन बेटा आपको मिल जाएगी। आई बात समझ में बेटा? ये था बेटा मैसिव रोप। जब रोप्स आपके पास मास वाली होंगी तो अलग अलग पॉइंट पे टेंशन बेटा अलग अलग आएगा, अलग अलग पॉइंट पे टेंशन बेटा हमारे पास अलग अलग आएगा। अब मैं आपको दे रहा हूं बेटा एक चैलेंजर, मैसिव रोप के ऊपर डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अगली क्लास में कर देंगे डिस्कस, लेकिन ध्यान से देखना। एक चेन ऐसे टंगी हुई है, इसका मास m है, यहां पे एंगल थीटा, यहां पे एंगल थीटा, दिस इज अ चैलेंजर। अगली क्लास में इसका आंसर देंगे हम आपको। ठीक है, आपको बताना क्या है? देखो बेटा, आपको बताना है कि जो ये वाला पॉइंट है इसको हम पॉइंट A कह देते हैं, बॉटम उस पॉइंट को B कह देते हैं। जैसे एक फूल माला को टांग दिया आपने, एक चेन को टांग दिया आपने, कुछ इस रूप में आएगी ना बेटा वो चेन। तो यहां पे और यहां पे जो टेंशन लगेगी, इन दो पॉइंट पे जो टेंशन लगेगी, यू हैव टू फाइंड टेंशन एट पॉइंट A एंड टेंशन एट पॉइंट B। आपको ये टेंशन निकालनी है, इन दो पॉइंट पे कितना टेंशन है ये आपको बताना है। ये है बेटा आपके लिए चैलेंजर, भन्नाट चैलेंजर। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। मैसिव रोस हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। हम बात करते हैं नॉर्मल रिएक्शन की। ठीक है, हम बात करते हैं बेटा नॉर्मल रिएक्शन की। ठीक है, टेंशन हमने कहा कि एक पुल करने वाला फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन एक पुश करने वाला फोर्स है। नॉर्मल रिएक्शन क्या करता है बेटा? पुश करता है, धक्का मारता है। ठीक है ना? ये क्यों आता है, कब आता है? तो बेटा ये होता क्या है? इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। फर्स्ट इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब जब दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में आते हैं, तब ये लगता है। जब दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में आते हैं तब ये फोर्स लगता है, पहली बात। दूसरी बात कि ये लगता है, इट एक्ट्स
परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। ये सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है, ठीक है, दोनों के ऊपर लगेगा, दोनों के ऊपर सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा। बेसिकली होता क्या है, जब दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में आते हैं ना, तो वो एक दूसरे के अंदर मर्ज करने की कोशिश करते हैं। जब दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में आते हैं, वो एक दूसरे के अंदर मर्ज करने की कोशिश करते हैं, समाने की कोशिश करते हैं, और उसको रोकने के लिए ये नॉर्मल रिएक्शन आता है। तो वो दोनों को धक्का दे रहा होता है कि मर्ज मत करो भाई, मर्ज मत करो। जैसे कि अगर हमने कहा कि यहां पर हमारे पास एक टेबल है और टेबल पे रखी है हमारी अलग सर की बुक, अलग सर की बुक रखी है यहां पे, ठीक है ना। तो यहां पर जो बुक रखी है ना, ये इस टेबल को तोड़ के नीचे जाना चाहती है। तो टेबल क्या चाह रहा है, भैया तुम नीचे मत आ, मत आ, टेबल को तोड़ के मत जा। टेबल क्या है, मॉलिक्यूल का एक जाल ही तो है। टेबल क्या है, मॉलिक्यूल का एक जाल ही तो है। तोड़ने का मतलब है मॉलिक्यूल को हटाना, तोड़ने का उस मॉलिक्यूल को हटाना। लेकिन सॉलिड सरफेस है, हटेगा नहीं, डटा रहेगा, हाथ पकड़े हुए मॉलिक्यूल से डटा रहेगा, ठीक है ना। और उसको क्या करेगा, उठाएगा, ऊपर की तरफ पुश करेगा कि नीचे मत आ। तो इसके ऊपर नॉर्मल लगाएगी नीचे की तरफ, और ये बुक नीचे जाने के लिए इस पर नॉर्मल लगा रही होगी, हट जा, मैं आके रहूंगी, ठीक है ना। तो ये इसको धक्का दे रहा, ये इसको धक्का दे रहा, दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहे, नॉर्मल रिएक्शन आ रहा। तो इट इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स। जब भी कॉन्टैक्ट होगा, ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में मर्ज करने की कोशिश करेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा उस मर्जिंग को रोकने के लिए, ठीक है। और इट विल एक्ट परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। इसको और डिटेल में देखते हैं। कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है, कुछ एफबीडी बनाकर देखते हैं बेटा। देखो, अगर सिचुएशन आपको दी है कुछ ऐसी, ठीक है, तो जब भी एक कॉर्नर एक सरफेस के साथ कांटेक्ट में आएगा, जब भी एक कॉर्नर एक सरफेस के साथ कांटेक्ट में आएगा, तो कॉर्नर का कुछ परपेंडिकुलर नहीं होता है, सरफेस का परपेंडिकुलर होता है। तो नॉर्मल जो लगेगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, नॉर्मल जो लगेगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर लगने वाला है, ठीक है बेटा। तो यहां पर जो नॉर्मल आएगा ना, यहां पर जो नॉर्मल आएगा ना, वो ये सरफेस है, ये कॉर्नर, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर कुछ ऐसे आएगा। यहां पर रॉड का कॉर्नर है, ये जमीन का सरफेस है, तो यहां पर नॉर्मल ऐसे आएगा। इसको N2 कह देते हैं। एक mg लग रहा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। N1 सरफेस के परपेंडिकुलर, कॉर्नर नहीं देखना है, फिर आपको सरफेस देखना है, ठीक है। यहां पे सरफेस ऐसा है तो नॉर्मल लगेगा ऐसे। तो जब भी कॉर्नर और सरफेस कांटेक्ट में आएंगे, तो नॉर्मल हमेशा एक सरफेस का ऊपर लगेगा, ठीक है ना। अब आते हैं बात, एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा, एक और बात समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया रॉड रखी है इस तरीके से, ठीक है, मान लिया रॉड रखी है हमारे को इस तरीके से, ठीक है। जब रॉड रखी इस तरीके से, तो यहां पर जो नॉर्मल लगने वाला है, क्योंकि ये कॉर्नर किसका है, रॉड का है, और सरफेस किसका है, जमीन का है, तो नॉर्मल लगेगा सरफेस के परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल लगेगा ऐसे N1। अब यहां पे जो नॉर्मल है वो रॉड का नॉर्मल, सरफेस जो है वो रॉड का है, कॉर्नर जो है वो स्टेप का है। तो कॉर्नर के परपेंडिकुलर नहीं देखना है आपको, सरफेस के परपेंडिकुलर देखना है। मतलब नॉर्मल लगेगा तिरछा ऐसे, यहां पर जमीन के परपेंडिकुलर, यहां पर रॉड के परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है। समझ में आ रही बात आपको, क्योंकि मैंने ऐसा, जहां कॉर्नर है कॉर्नर का नॉर्मल नहीं देखना, जमीन का नॉर्मल देखना, समझ बेटा बात। तो इस तरीके से आपको बनाने पड़ेंगे एफबीडी नॉर्मल रिएक्शन के लिए। एक क्वेश्चन आप लगा के देखते हैं फटाफट, आइए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बेटा। ये M1 ये M2, दोनों का बनाना है एफबीडी, दोनों का बनाना है एफबीडी। देखिए आइए कैसे बनेगा एफबीडी। जब हम M1 का एफबीडी बनाने जाएंगे, तो M1 पे लगेगा उसका वेट M1G, और M1 पर ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल रिएक्शन पुश करता हुआ। नीचे वाला ब्लॉक ऊपर वाले को ऊपर धक्का मारेगा, अपनी तरफ खींचेगा नहीं। M2 कभी M1 को अपनी तरफ खींचेगा नहीं, अपने से दूर धकेलेगा, ठीक है। तो बदले में जो M1 है, M2 को नीचे धकेलेगा, इसी नॉर्मल रिएक्शन N1 से, M1G से नहीं। ये धकेलेगा N1 से, M1G से नहीं। हाँ, N1 की वैल्यू M1G के बराबर हो सकती है,
लेकिन हमेशा होगी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। M2 की बात करते हैं तो M2 लगेगा यहां पर और जमीन पे नॉर्मल लगेगा जिसको बोलेंगे N2, ठीक है। तो जमीन भी ऊपर उठाएगी इसको N2 फोर्स लगाकर, बदले में जमीन के ऊपर आप जमीन का भी एफबीडी बनाएंगे तो जमीन पे लगने वाला है N2, जमीन पे खाली N2 लगेगा, जमीन पर M1G और M2G नहीं लगेगा, जमीन पर M1G और M2G नहीं लगेगा, जमीन पर केवल N2 लगेगा। हाँ, N2 की वैल्यू में M1G और M2G आ सकते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में? अब क्योंकि ये रुका हुआ है, इक्विलिब्रियम में है, तो आई कैन से दैट N1 इज नथिंग बट M1G, और इसके लिए हम कह सकते हैं N1 प्लस M2G बराबर N2, N1 प्लस M2G बराबर N2, ठीक है ना। N1 की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो M1G प्लस M2G बराबर N2, तो N2 की वैल्यू आपके पास आएगी कितनी, M1 प्लस M2 इंटू G आ जाएगी। ये हमारे पास N2 हो गया, ये हमारे पास N1 हो गया। आई बात समझ में आपके पास? N1 कितना होगा, N2 कितना होगा, बात समझ में बेटा आप लोगों को? N1 होगा M1G, N2 होगा M1 प्लस M2 इंटू G। क्लियर है बात? ऑल गुड, समझ गए बेटा? आते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा करते हैं टफ, और बात करते हैं इंक्लाइंड प्लेन की। थोड़ा सा इंक्लाइंड प्लेन पे चलते हैं बेटा। तो बेटा यहाँ पे अभी मैं फाउंडेशन डाल रहा हूं, धीरे धीरे अगली क्लास में जाएंगे तो इसके ऊपर और एप्लीकेशन बढ़ती हुई चली जाएंगी, ठीक है ना। तो फाउंडेशन डाल रहा हूं, मोटी मोटी बातें आपको सारे फोर्सेस के बारे में समझा रहा हूं, वो समझते हुए चले जाइए फिलहाल। तो इंक्लाइंड प्लेन का एग्जाम्पल यहाँ पे लेकर मैं समझाता हूं आपको। देखो ये एंगल हमारे पास क्या है, थीटा है, हमने ब्लॉक रखा यहां पर और एक धागा जो है इस तरीके से बांध दिया ताकि गिरे नहीं, ठीक है। इसका मास हमने ले लिया m, ठीक है, और ये धागा जो है वो इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल है, दोनों पैरेलल है एकदम, ठीक है, पूरा एकदम पैरेलल है। तो इसका एफबीडी बनाने जाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखो बेटा एफबीडी कैसे बनेगा इसका। तो हम कहेंगे यहां पर एक तो वेट लग रहा mg, दूसरा ये सरफेस है ना, इसके नॉर्मल डायरेक्शन में ये है परपेंडिकुलर डायरेक्शन इसकी, इस इंक्लाइंड प्लेन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये है ना, तो नॉर्मल लगेगा बेटा इस डायरेक्शन में, ऐसे लगेगा, तो ये लगेगा नॉर्मल, ठीक, इस डायरेक्शन में नॉर्मल। और टेंशन लग रही है कैसे, टेंशन लग रही है बेटा ऐसे, ये टेंशन है, टेंशन ऐसे जा रही, नॉर्मल ऐसे जा रहा और mg ऐसे जा रहा, ठीक। अब हमें टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन अगर कैलकुलेट करनी है, क्वेश्चन बोलते हैं फाइंड टेंशन एंड नॉर्मल, निकाल दो कितना कितना होगा। तो टेंशन और नॉर्मल अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे कैलकुलेट, तो हमें ब्रेक करना होगा सारे फोर्सेस को, हमें सारे फोर्सेस को करना पड़ता है ब्रेक, ठीक है। अब mg को जब ब्रेक करेंगे तो एक कंपोनेंट इसका इस डायरेक्शन में आने वाला है, एक कंपोनेंट इसका इस डायरेक्शन में आने वाला है। आइए देखते कैसे आएगा। अब देखिए हमको चाहिए ये एंगल, हमको चाहिए ये एंगल, तो हमने कहा कि ये है 90, ये है थीटा, तो ये है 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल बनेगा थीटा, ये बनेगा थीटा, ठीक है ना। अब देखो mg के होंगे दो टुकड़े, थीटा के साथ वाला होगा बेटा कितना, mg cos थीटा, और दूसरे वाला कितना होगा बेटा, ये होगा mg sin थीटा। तो अगर मैं यहां पे फिर से ड्रॉ करूं तो ये मेरा नॉर्मल था, ये है मेरा mg cos थीटा, ये है मेरा mg sin थीटा, और ये है टेंशन। यहां पर एक तरीका मैं अब आपको सिखा रहा हूं जिससे आपको एंगल निकालने में होगी बहुत ही आसानी, एंगल निकालने में होगी आसानी, बिना गलती के एंगल निकालोगे। तो आपको ध्यान रखना है, हालांकि शायद मैंने पहले ही बताया होगा आपको प्रोजेक्टाइल में, फिर भी आपको ध्यान रखना, आपको नहीं पता तो दोबारा सुनो उसको अच्छे से। हमने कहा कि जो एंगल इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ बनाएगा, जो एंगल इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ बनाएगा, वो एंगल नॉर्मल वर्टिकल के साथ बनाएगी, वर्टिकल के साथ बनाएगी। गांठ बांध ले बेटा, इसको अच्छे से लिख लें, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा।
तो यहां पर हमने क्या कहा, देखो ये है इंक्लाइंड प्लेन, ये है हॉरिजॉन्टल, इनके बीच में एंगल कितना, थीटा। ये है वर्टिकल, ये है नॉर्मल, तो वर्टिकल और नॉर्मल के बीच में भी एंगल कितना दिख रहा है, थीटा दिख रहा है, थीटा दिख रहा है। तो इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाएगा, नॉर्मल वर्टिकल से वही एंगल बनाती हुई नजर आएगी, जो कि नजर आ भी रही है आपको। अब ब्रेक जब आपने कर लिया तो बस बैलेंस करना बाकी रह गया। हम बोलेंगे T बराबर mg sin थीटा एंड N बराबर mg cos थीटा। T बराबर mg sin थीटा, N बराबर mg cos थीटा, ये हमने कर दिए टुकड़े बैलेंस आपस में, और हमारा आंसर यहां से शानदार तरीके से निकल आएगा बेटा, शानदार तरीके से निकल आएगा बेटा। आगे बात समझ में। तो नॉर्मल रिएक्शन हमने एक प्लेटफॉर्म पे रख के देखा, हमने इंक्लाइन प्लेन पर आकर देखा, ठीक है। अब यहां पर हम थोड़ा सा इसको चलाकर देख लेते हैं बेटा। तो मान लेते हैं कि भैया इसका जो वजन है वो है 2 किलो, इसका वजन है 1 किलो। यहां हमने फोर्स लगा दिया कुछ 25 न्यूटन का, यहां हमने कुछ फोर्स लगा दिया, मान लेते हैं हमने फोर्स लगा दिया है यहां पर 1 न्यूटन का, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन निकालना चाह रहे हैं, इन दोनों के बीच में लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन हम निकालना चाह रहे हैं, कितना आएगा देखते हैं भाई। देखो बच्चा, मैंने कहा कि दोनों साथ साथ चलेंगे और इनकी एक्सेलरेशन होगी, मान लेते हैं a, दोनों साथ साथ चल रहे और इसकी एक्सेलरेशन हमने मान ली कितनी है बेटा, a है। अगर दोनों साथ साथ चल रहे और एक्सेलरेशन हमारे पास a है, तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं 25 माइनस 1, 25। a क्या होगा बेटा, a का फॉर्मूला क्या होता है, a का फॉर्मूला होता है F नेट डिवाइड बाय टोटल मास, F नेट डिवाइड बाय टोटल मास, F नेट डिवाइड बाय टोटल मास। व्हाट इज द नेट फोर्स, ये है 25 माइनस 1, 25 माइनस 1 उल्टा है ना, 25 माइनस 1, टोटल मास कितना है 2 प्लस 1 कितना है बेटा 24 डिवाइड बाय 3 कितना है बेटा 8। तो एक्सेलरेशन कितनी आ रही, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन आ रही है, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन आ रही है, ठीक है बेटा। अब अगर इनके बीच का नॉर्मल निकालना है तो आपको इनके अलग अलग एफबीडी बनाने पड़ेंगे। अगर आप 2 kg का एफबीडी बनाते हैं तो यहां लग रहा 25 नॉर्मल, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा या धक्का मारेगा, अपने से दूर धक्का मारेगा, तो 1 2 को अपने से दूर धक्का मारेगा, तो यहां नॉर्मल लगेगा ऐसे। अगर आप 1 वाले का एफबीडी बनाते हैं तो इस पर नॉर्मल लग रहा होगा ऐसे, और यहां लग रहा 1 न्यूटन जो बाहर से लग रहा है। इसकी एक्सेलरेशन भी 8 है और इसकी एक्सेलरेशन भी 8 है। आप दोनों में से किसी भी एक का इस्तेमाल कर कर नॉर्मल रिएक्शन निकाल सकते हो। अगर मैं इसका इस्तेमाल करूं तो मैं लिखूंगा बेटा 25 माइनस n बराबर 2 इंटू 8 नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 25 माइनस n बराबर 2 इंटू 8, तो 25 माइनस n बराबर 16, n बराबर 25 माइनस 16 आ गया 9 न्यूटन के बराबर, 9 न्यूटन के बराबर, ठीक है। n बराबर 9 न्यूटन के बराबर हमारे पास आ चुका है। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 9 न्यूटन होगी इनके बीच में। आप चाहो तो 1 kg वाले से भी निकाल कर देख सकते हो, आंसर आपका 9 न्यूटन ही आने वाला है बच्चा। आई बात समझ में आपको, क्लियर है, ऑल क्लियर, कोई परेशानी इसमें, ठीक है बच्चा। एक चैलेंजर और ले लेते हैं नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर। ध्यान से बढ़िया से आपको क्वेश्चन को लगाना होगा, गलती करनी उसमें स्वाभाविक है, और क्या गलती करोगे अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अपना आंसर निकाल कर आप जरूर हमें बताना कि सर हमारा आंसर ये आ रहा था, ठीक है, ताकि अगले लेक्चर में हम बता सकें भैया गलती क्या आप कर रहे थे। मान लेते हैं ये एंगल है 37 डिग्री का, इसका मास है लेट अस से 2 kg का, और हमने यहां पर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा दिया 10 न्यूटन का, ठीक, ओके। तो अब हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट तो ये है पॉइंट नंबर 1, और एक पॉइंट हमारे पास ये है पॉइंट नंबर 2। यू हैव टू फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग एट पॉइंट 1 एंड नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग एट पॉइंट 2। बेटा ये जमीन है, ये एक वॉल है, ठीक है ना, जमीन और वॉल ऐसे थी,
बीच में हमने एक डिस्क फंसाकर इसको धक्का मार रहे हैं, डिस्क फंसाकर हम उसको धक्का मार रहे हैं, ठीक है। तो जमीन और वॉल तो फिक्स रहेंगी, तो वो नॉर्मल लगाएंगे, आगे जाने नहीं देंगे, रुका रहेगा, इक्विलिब्रियम होगा। N1 N2 की वैल्यू बतानी है, ये है बेटा आप लोगों के लिए चैलेंजर। अगली कक्षा में इसका आंसर हम देंगे, आपको कमेंट में बताना है सर मेरा आंसर ये आ रहा, आप बताओ आपका आंसर कितना है। अगली कक्षा में हम अपना आंसर आपके सामने रखेंगे बेटा। चलिए, टेंशन की बात कर चुके जो एक पुल करने वाला फोर्स होता है, नॉर्मल की बात कर चुके जो धक्का देने वाला फोर्स होता है। अब बात कर रहे स्प्रिंग फोर्स की। स्प्रिंग फोर्स पुश भी करता है, पुल भी करता है। It is both pushing and pulling, ठीक है। तो स्प्रिंग हम अगेन जो ले रहे हैं वो बेटा मासलेस स्प्रिंग लेके चल रहे हैं, आइडियल स्प्रिंग्स लेके चल रहे हैं, मासलेस स्प्रिंग्स की हम बात कर रहे हैं। नेट फोर्स उस पे 0 होगा, दोनों एंड पे फोर्स बराबर होगा। कैन यू एक्सर्ट फोर्स ओनली एट वन एंड ऑफ द स्प्रिंग? क्या आप स्प्रिंग के खाली एक एंड पे फोर्स लगा सकते हो क्या? वैसे दूसरा एंड फ्री होना चाहिए। तो आपने एक मासलेस स्प्रिंग लिया, उसका एक एंड आपके हाथ में है, आप धक्का मार रहे हैं तो स्प्रिंग आगे बढ़ जाएगा, पीछे किसी को तो स्प्रिंग पीछे आ जाएगा, लेकिन दूसरा एंड क्या रहेगा? फ्री रहेगा, तो ना वो दबेगा ना वो खींचेगा, केवल स्प्रिंग आगे पीछे होगा। यू हैव टू अप्लाई फोर्स एट बोथ द एंड्स टू कंप्रेस इट और टू एक्सपैंड इट, टू कंप्रेस इट और टू एक्सपैंड इट। ओके, जो स्प्रिंग होता है ना बेटा, स्प्रिंग की होती है बेटा एक नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ। स्प्रिंग की होती है बेटा एक नेचुरल लेंथ होती है, ठीक है ना। तो स्प्रिंग हैज अ नेचुरल लेंथ, ठीक है। लेट अस से इट इज इक्वल्स टू L, स्प्रिंग की लेंथ हमने कहा मान लेते हैं L के बराबर है, ठीक है। अब अगर स्प्रिंग की लेंथ हम कह रहे हैं कि L के बराबर है, ठीक, तो स्प्रिंग कितना आसानी से दबता है, कितना आसानी से खुलता है, कितना हार्ड है या कितना सॉफ्ट है, उसको बताता है यहां पर एक टर्म जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट, तो स्प्रिंग कांस्टेंट बेटा एक तो स्प्रिंग के मटेरियल पर डिपेंड करता है, दूसरा उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है। स्प्रिंग कांस्टेंट को हम K से लिखते हैं, और स्प्रिंग कांस्टेंट क्या बताता है? इट टेल्स अबाउट द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। बेटा ये स्प्रिंग की स्टिफनेस बताता है कितना स्टिफ है वो, कितना हार्ड है वो, कितना सॉफ्ट है वो। इट टेल्स अबाउट द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। ओके बेटा, तो स्प्रिंग कांस्टेंट को K से लिखा जाता है और ये इस स्प्रिंग की लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब लॉन्गर स्प्रिंग्स आर सॉफ्टर, उनको खींचना आसान होता है, एंड शॉर्टर स्प्रिंग्स आर स्टिफर, उनको खींचना मुश्किल होता है, ठीक है। तो लॉन्गर स्प्रिंग्स जो है वो सॉफ्ट होते हैं और शॉर्ट स्प्रिंग्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्टिफ होते हैं, हार्ड टू इलोंगेट होते हैं, ठीक है बेटा। आई बात समझ में आपको? तो नेचुरल लेंथ जो है उसकी L हमने ली, बट इफ वी वांट टू चेंज द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग वी हैव टू आइदर पुल इट और पुश इट, ठीक है। अगर हम उसको पुल करेंगे तो वो भी बदले में पुल करेगा, अगर हम उसको पुश करेंगे तो वो भी बदले में पुश करेगा, ठीक है। दैट मींस अगर हमने उसकी लेंथ को कंप्रेस कर दिया, छोटा कर दिया, तो वो पुश करना शुरू कर देगा, अगर हम उसकी लेंथ को बढ़ा दिया तो वो पुल करना शुरू कर देगा, ठीक है। आप कितने फोर्स से पुल करेगा, कितने फोर्स से पुश करेगा, आइए देखते हैं। तो पहला केस हम ले रहे जिसमें हमने जो स्प्रिंग की लेंथ थी उसे क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो हमने स्प्रिंग को खींचा होगा, स्प्रिंग बदले में खींच रहा होगा। तो मैं वो फोर्स दिखा रहा हूं जो हमने स्प्रिंग पे लगाया है, हमने स्प्रिंग पर इधर और इधर फोर्स लगाया है। दोनों एंड पे बराबर फोर्स लगना जरूरी है, बिकॉज नेट फोर्स 0 होना चाहिए, मासलेस स्प्रिंग है। इसकी लेंथ हमने L प्लस एक्स कर दी है, स्प्रिंग कांस्टेंट K है, तो x इज द इंक्रीमेंट इन द लेंथ। तो ये फोर्स होगा ना, ये K इंटू एक्स लिखा जाएगा, फोर्स लिखा जाएगा बेटा K इंटू एक्स। फोर्स विल बी K इंटू एक्स, फोर्स विल बी K इंटू एक्स के बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में बेटा आप लोगों को? फोर्स विल बी K इंटू एक्स। अच्छा भाई, अगर हम दूसरा केस लेते हैं जिसमें हम इसको दबा रहे हैं, तो हमने दबाने के लिए क्या किया होगा बेटा? हमने दबाने के लिए इस पर ऐसे और ऐसे फोर्स लगाया होगा, और बदले में फिर ये उल्टा फोर्स लगाया, बदले में ये उल्टा फोर्स। मैंने फोर्स दिखाया, फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग दिखाया, हमने एफबीडी बनाया है स्प्रिंग का, ना कि उन ऑब्जेक्ट्स का जो उसके साथ अटैच्ड है, ठीक है। तो मैंने इन स्प्रिंग का एफबीडी बनाया है, तो स्प्रिंग पे लगने वाले फोर्स दिखा रहा हूं। तो
इसकी लेंथ L माइनस एक्स हो चुकी है, तो फोर्स F की वैल्यू K इंटू एक्स लिखी जाएगी यहां। तो x कंप्रेशन भी हो सकता है, x इलोंगेशन भी हो सकता है। और आप ध्यान रखें दोनों एंड पे फोर्स लगा रहे, और ये जो हमने फोर्स लिया है, ये दिस फोर्स इज एट एनी वन ऑफ द एंड, फोर्स एट एनी वन ऑफ द एंड इज k इनटू x, फोर्स एट एनी वन ऑफ द एंड इज k इनटू x, दोनों एंड पे बराबर होगा, बट एनी वन ऑफ द एंड अगर फोर्स F है दैट विल बी kx। ऑल क्लियर बेटा, समझ गए आप इस बात को? F बराबर kx हमारे पास आने वाला है, ये हमारे पास आ चुका है, F बराबर kx, ये होता है बेटा स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, तो अब आइए इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। तो मान लिया हमारे पास ये एक स्प्रिंग है, और स्प्रिंग से हमारे पास ये एक ब्लॉक टंगा हुआ है, इस ब्लॉक का मास जो है वो m है। इस ब्लॉक का मास कितना है बेटा? m है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है। जब मास टांगेंगे ये इक्विलिब्रियम में रेस्ट पर होगा, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है इसकी, ठीक है, और ये आराम से यहां पे रुका हुआ होगा, तो हम कह सकते हैं कि यहां पर इसका वेट mg लग रहा होगा, और इसमें जो इलोंगेशन होगी इसकी वजह से ऊपर की तरफ फोर्स k इंटू एक्स लग रहा होगा। Where x इज द इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, खींच रहा होगा ये स्प्रिंग। मान लिया स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ यहां थी, तो ये x डिस्टेंस से खींचा हुआ है, ये इसकी नेचुरल लेंथ है, तो ये खींच रहा है, इसलिए यही बदले में खींचेगा, पुल करेगा अपनी तरफ। ठीक है ना? तो अब नीचे लग रहा mg, ऊपर लग रहा kx, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे बेटा kx बराबर mg होगा, kx बराबर mg के इक्वल होगा, kx बराबर mg रहेगा। तो यहां पर x की वैल्यू आ जाएगी बेटा mg बाय k आ जाएगी, x की वैल्यू बेटा mg बाय k आ जाएगी, x विल बी mg बाय k होगा। अब इसके अंदर बेटा एक बहुत शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने आता है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये होता है कि मान लिया हमारे पास यहां पर एक स्प्रिंग है, और यहां पर एक स्प्रिंग है, और यहां पर एक ब्लॉक है, ये 2m है, ये m है, ये k है, ये टेंशन है। ठीक है, इनिशियली एवरीथिंग इज एट रेस्ट, इनिशियली एवरीथिंग इज एट रेस्ट, इनिशियली एवरीथिंग इज एट रेस्ट, सब कुछ रुका हुआ है, सब कुछ रेस्ट पर है सबसे पहले। ठीक है, अगर ये रेस्ट पर है तो धागे में एक टेंशन होगी, और स्प्रिंग भी खिंचा हुआ होगा, स्प्रिंग भी एक फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं? फिर कह रहे हैं सडनली द स्ट्रिंग स्नैप्स, एकदम से ये स्ट्रिंग टूट जाता है, एकदम से ये स्ट्रिंग टूट जाता है, तो इसके टूटते ही m और 2m की एक्सेलरेशन कितनी होगी बतानी है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ m and 2m जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग ब्रेक्स। जैसे ही ये टूटा, m और 2m की एक्सेलरेशन कितनी है ये आपको बताना है। ठीक है बच्चा, आई बात समझ में? तो बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले टूटने से पहले का FVD बनाएंगे, टूटने से पहले का सारे फोर्सेस आप मेंशन करेंगे। तो बेटा यहां पर एक फोर्स लग रहा होगा mg, यहां लग रही होगी टेंशन, यहां पे बेटा एक स्प्रिंग का फोर्स लगेगा F, यहां पर भी वही स्प्रिंग का फोर्स लगेगा F, और यहां लगेगा बेटा 2mg। ठीक, F की वैल्यू kx के बराबर होती है, बट फिलहाल मैंने F लिख दिया है उसको। अब क्योंकि 2m रेस्ट पर था, तो आई कैन से दैट ये F कुछ और नहीं बल्कि 2mg ही था, F कुछ और नहीं बल्कि 2mg ही था। तो F की वैल्यू 2mg थी, ठीक है ना, और टेंशन की भी कुछ वैल्यू रही होगी, यहां पर भी ये F 2mg के बराबर नीचे की तरफ लग रहा होगा। बट जैसे ही ये धागा टूटा और टेंशन हो गया गायब, जैसे ही धागा टूटा टेंशन हो गया गायब, स्प्रिंग फोर्स वैसा का वैसा ही रहेगा। धागा टूटने पर धागे का टेंशन गायब होगा, स्प्रिंग का टेंशन गायब नहीं होगा, स्प्रिंग का फोर्स गायब नहीं होगा, तो स्प्रिंग का फोर्स वैसा ही रहेगा। तो बाकी किसी भी और चीज पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, केवल और केवल ये टेंशन हट जाएगा, और इसके हटने के बाद आप एक्सप्रेशन देखेंगे। तो देखो इधर तो कोई इंपैक्ट ही नहीं आया, ना 2mg बदला, ना F जो कि 2mg था वो बदला, ये तो सेम रहा। तो ये तो रेस्ट पर था, रेस्ट पर ही रहेगा, इसकी एक्सेलरेशन 0 आएगी अगले इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे वो टूटा है। ठीक, उसके बाद भविष्य में क्या होगा वो अलग बात है, फिलहाल कुछ भी नहीं हुआ, फिलहाल जो झेलने फिलहाल 0 रहेगी। बट जैसे ही ये टूटा, ऊपर का फोर्स हो गया गायब, ऊपर जिसने उसको उठा रखा था वो फोर्स हो गया गायब, इसके गायब होते ही इसके पास
नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन आ जाएगी, क्योंकि ऊपर वाला फोर्स तो गायब हो गया। नीचे कितना फोर्स है, नीचे एक तो mg है, एक 2mg है। नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितना बेटा, mg प्लस 2mg इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये होगा बेटा 3mg बराबर m इंटू a बराबर 3g। ये 3g एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जाएगा, स्प्रिंग फिर पे चकना शुरू करेगा, कंप्रेस होना शुरू करेगा, तो ये भी चलना शुरू करेगा भविष्य में। लेकिन जैसे ही काटा स्प्रिंग की लेंथ अभी चेंज नहीं हुई है, इसके पास एक एक्सेलरेशन आ गई एक ही, और इसके पास एक्सेलरेशन है। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही भन्नाट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए बेटा इतना ही काफी है। हमने आज की क्लास में टेंशन के बारे में पढ़ाई करी, हमने आज के बारे में बेटा नॉर्मल रिएक्शन के बारे में पढ़ाई करी, हमने आज की क्लास में बेटा स्प्रिंग फोर्स के बारे में पढ़ाई करी। बहुत सारी इंफॉर्मेशन छोटे से समय में मैंने आपको दे दी है। घर में बैठकर सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करिए। धीरे धीरे जब लेक्चर्स हमारे बढ़ेंगे, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और क्वेश्चंस आपसे बनना शुरू हो जाएंगे। अभी केवल इंफॉर्मेशन दी है कि टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन और स्प्रिंग फोर्स होता क्या है, कुछ कुछ उस पर क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखा दिए हैं। ठीक है बेटा, तो पढ़ते रहिए। टीचर्स कैन ओपन द डोर फॉर यू, बट यू मस्ट एंटर इट योरसेल्फ। आपको खुद उस डोर में बेटा एंटर करना है। टीचर तो बस आपको रास्ता दिखाता है, मेहनत आपको करनी है, रास्ते पे आपको चलना है। बेटा याद रखना, भाग मिल्खा भाग में कौन भागा था? भाग मिल्खा भाग में बेटा कौन भागा था? उसका गुरु भागा था या खुद मिल्खा सिंह भागा था? किसने अपने पसीने से बाल्टियां भरी थी बेटा? किसने अपने पसीने से बाल्टियां भरी थी? ऐसा नहीं होना चाहिए कि गुरु जो टीचर है वो भागे पड़ा है और आप आराम से मस्ती में बैठे हुए हैं। आप मेहनत कर नहीं रहे, आपके पसीने निकल नहीं रहे, आप आराम कर रहे हैं। अगर आप आराम कर रहे हैं तो बेटा जाग जाओ, चैन से सोना है तो बेटा जाग जाओ। मेहनत करनी पड़ेगी, आपके भी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपके भी पसीने निकलेंगे जब पढ़ पढ़ के बुरा हाल हो जाए। दिन में 24 घंटे हैं और अब 24 में से 12 घंटे 15 घंटे पढ़ रहे हो, तब आप कहेंगे कि सर नाउ आई एम ऑन द राइट ट्रैक, नाउ आई एम ऑन द राइट ट्रैक। ठीक है बेटा, उतनी मेहनत आपको करनी है बेटा। हम अगर 1 घंटा पढ़ाकर जाते हैं तो 2 घंटा कम से कम उसके बदले में आपको घर पे पढ़ना है। वीडियो देखने के अलावा सेल्फ स्टडी कम से कम 2 घंटा आपको करनी है। इतनी मेहनत आपको लगानी पड़ेगी बेटा। तो बेटा इसके साथ आप पढ़ते रहिए। मिलेंगे अगली क्लास में। सी यू, टाटा, बाय बाय। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।